पाकिस्तान इंडिया की $193 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट को बीट कर सकता है? We look at our own industry, we look at our economy, हम उसके मुताबिक चले तो इंशाल्लाह नंबर हमारा भी बढ़ोगा। AI से ह्यूमंस रिप्लेस हो सकते हैं? इसका नुकसान आज नहीं, हमें 20-25 साल बाद हम रियलाइज करेंगे कि हमने जुल्म कर दिया, जबरदस्ती AI को सब उठा के दे दिया और अब खुद हम बेकार होकर बैठ गए। अमेरिका को इस वक्त टेक्नोलॉजी में कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन जापान ने अपनी इनोवेशन में एडवांसमेंट की और प्रोडक्ट रेस पे फोकस नहीं की। चाइना ऑन द अदर हैंड तो दुनिया पे कब्जा कर रहा है। कंपनीज फ्रीलांसर्स को एम्पावर क्यों नहीं करती कि वो फ्रीलांसिंग से बाहर आएं और स्टार्टअप की तरफ जाएं? स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान में बढ़ रहा है, हर शख्स स्टार्टअप कर नहीं सकता। ग्लोबल मार्केट में स्किल बार हाई है और डिग्री वैल्यू कम हो गई है। ये अमेज़न, टेस्ला, वॉलमार्ट सब जगह उन्होंने ये बोल दिया है कि हमारी रिक्वायरमेंट बैचलर्स डिग्री नहीं है। वो सही कहते हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ। चाइना, इंडिया, फिलीपींस में QR कोड आ गया, उन्होंने कैश को भी डीमोनेटाइज कर दिया। पाकिस्तान अभी तक मॉडर्न फिनटेक इकोसिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहा? हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो लोग मेहनत करके और वाकई स्ट्रगल करके एक मुकाम पे पहुंचते हैं ना, तो उनके अंदर इतना एंगर आ चुका होता है कि वो किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देते। उस कामयाबी को क्या करेंगे या सिर्फ अपने लेके अपने साथ कमरे में ले जाएंगे? हम अपनी यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि वो आइंदा वाले चंद सालों में नेटसोल जैसी कंपनी बनाए? जल्द हम देखेंगे कि नेटसोल तो बड़ी छोटी कंपनी बन जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो नए बच्चे वो इससे बड़ी बड़ी कंपनी बनाएंगे और वो बहुत बड़े काम करेंगे। मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करने जा रही हूँ। अभी तक कौन से आसान क्वेश्चन किया आपने? अभी तक एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। 79% लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस चैनल को पाकिस्तान का बेस्ट पर्सनल ग्रोथ चैनल बना के रहूँ और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी अच्छे गेस्ट लाने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अगर आप किसी टेक कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखें अपने कोलीग्स के साथ, क्योंकि जो IT कंपनीज फोकस्ड हैं वही सर्वाइव करेंगी आने वाले कुछ सालों में। और शायद इस एपिसोड से आपकी करियर थिंकिंग में चेंज आए, क्योंकि AI तेज़ी से ग्रो कर रहा है ग्लोबली। रिदा ओमान पॉडकास्ट फीचरिंग सलीम गौरी, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेटसोल टेक्नोलॉजीज़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जिनके साथ पॉडकास्ट करने जा रही हूँ वो हमारी पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के असली आइकॉन है। मिस्टर सलीम गौरी, वेलकम टू माई पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, आप गुड। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है। मेरा आपका सवाल, चले आपके सवाल से शुरू करते हैं। जी, माशाल्लाह यू आर सो मच एक्टिव। तो अब कंपनी ग्रोथ के साथ साथ आपने पर्सनल ग्रोथ को भी मेंटेन रखा है, तो मुझे ये जानना है कि आपकी एनर्जी का क्या राज है? रिदा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कोई गोल्स हैं या आपका एक ड्रीम है, एक विजन है और आप उसे अचीव करना है तो वो आप अचीव नहीं कर सकते अगर आप सेल्फ अपना केयर ना करें। क्योंकि मोस्टली हमारे ड्रीम्स बड़े होते हैं, दूर होते हैं, मुश्किल होते हैं और मुश्किल चीज़ को अचीव करने के लिए यू हैव टू बी फिट, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। सो उसके लिए फिर अगर आप अपना केयर नहीं करेंगे, इसे सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो फिर आप जो आपके जो ड्रीम्स, ख्वाब, चीज़ें, आपका विजन वो आपसे दूर होता जाएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस रास्ते में आएगी और वो आपको नहीं कर देगी। सो इट्स क्रिटिकल ये सब के लिए कि जब भी हम कोई मुश्किल रास्ता अपनाते हैं, मेरा रास्ता बड़ा मुश्किल था, ये हम डिस्कस भी करेंगे। मेरा सफ़र बहुत लंबा है और इस लंबे सफ़र में बहुत से चैलेंजेस देखे, बहुत सी मुश्किलात आई। सिर्फ ये तो इतना सिंपल नहीं कि बस किया और आप कामयाब हो गए। तो उन चैलेंजेस को फेस करने के फिर आपकी फिटनेस बड़ी क्रिटिकल थी और फिटनेस माइंड की ज़्यादा थी, बॉडी की कम थी। माइंड की फिटनेस के लिए फिर आपको यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, केयर करें और स्ट्रेस मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर हम में से वो लोग जो स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं वो फिर उनकी एबिलिटी बेहतर हो जाती है चीज़ें अचीव करने की। सो सिंपल जवाब में ये है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो मैंने रास्ता चूज़ किया उसको अगर मैंने पार करना और मैंने अचीव करना है तो मुझे फिट तो रहना है। अच्छा, आपने कामयाबी की बात की तो हम अक्सर कामयाब लोगों को देख के यही कहते हैं, खुद को बल्कि एक्सक्यूज़ देते हैं कि इनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। तो इस माइंडसेट को कैसे बदलें कि और मिलियनेयर बनने का क्या माइंडसेट होता है? आपने अपनी जर्नी में इस माइंडसेट को कैसे अडॉप्ट किया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मिलियन बनने का माइंडसेट पता क्या है? कि आप मिलियन ना बनना चाहें। आप शुरू जब इससे करते हैं कि मुझे मिलियन बनना है तो पहले ही से आपका चैलेंज शुरू हो गया है। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है अपने आप से
और होता है कि जब टाइम लग जाता है तो फिर आप ऐसा आपकी उम्मीदें गिरना शुरू होती हैं और फिर एक वक्त आता है कि आप गिव अप कर देते हैं। तो पहले तो माइंडसेट की बात है कि लेट्स नॉट कॉल इट अ मिलियनेयर, बट लेट्स से कि आप अपने अचीव करें जो आपके ड्रीम्स हैं, जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो वो आपका माइंडसेट है। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे बड़ी जो क्रिटिकल इसका एक वो है लेसन कि कोई भी अच्छी चीज़ बनने में टाइम लग जाता है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड समथिंग लॉन्ग टर्म, समथिंग विच विल लास्ट लॉन्गर, जो ज़्यादा दिन चलेगी। पैसे तो आप कमा सकते हैं जल्दी में भी, आपको काम करें और आपका फोकस सिर्फ पैसा है कि मैंने पैसा कमाना है, वो बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कुछ चीज़ मैं बिल्ड करूँ मीनिंगफुल, ऐसी चीज़ जो लंबा से चले और फिर मेरे बाद भी वो चलती रहे, उसके लिए फिर आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। फिर आपको कुछ अरसे के लिए ये जो वेल्थ की बात है, फाइनेंशियल वेल्थ है, उसको साइड पे करना पड़ता है और फोकस करना पड़ता है बिल्डअप पे। जब बिल्डअप पे फोकस करते हैं तो फिर पैसे नहीं कमाए जाते, फिर आप फोकस कर रहे होते हैं, आपकी री-इन्वेस्टमेंट हो रही होती है और आप अपना जो बिल्ड है वो कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो आप बनाएं वो इतनी सॉलिड हो, इतनी स्ट्रांग हो कि जब मुश्किल वक्त आए, और जो आता है हर करोड़ में, जो भी आपकी फील्ड है, हर करोड़ में कोई ना कोई वक्त आता है जब थोड़ा सा डिप आ जाता है, कभी डिप ज़्यादा आता है, कभी डिप कम आता है। तो फिर आप ऐसी एंटिटी बिल्ड कीजिएगा जो उस डिप या उस स्लो डाउन या जब एक मार्केट क्रैश हुई है तो उसको सस्टेन कर सके। तो फिर उसके लिए आपको फिर बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है और आपका फोकस है कि मैं अब कुछ साल 5 या 10 साल सिर्फ इस कंपनी पे लगाऊंगा बिल्ड करने में, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा। हमारी आईटी इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और हर साल 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं और हमारी 250 यूनिवर्सिटीज़ हमें क्वांटिटी तो दे रही हैं, लेकिन क्या वो क्वालिटी दे पा रही हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत डिस्कस हुआ है, बहुत दफ़ा ये आया है और मैं इससे डिसएग्री करता हूँ टोटली। अच्छा। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी का काम एक बेसिक ग्रेजुएशन कराना जो वो करा रहे हैं, फिर ये इंडस्ट्री का काम है, क्योंकि इंडस्ट्री इज़ अप टू डेट टेक्नोलॉजी के साथ। हमें पता है टेक्नोलॉजी इस वक्त क्या चाहिए, तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी है कि बजाय मुस्तकिल हम कंप्लेन करें, हम फोकस करें जो भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, फिर उन्हें हम ग्रूम करें, ट्रेन करें आज की टेक्नोलॉजी से और आज की जो नीड है दुनिया की उससे। तो माशाल्लाह नेटवर्क को 28 साल हो गए। आप मेरी 28 साल की पॉडकास्ट ये देखिए, वीडियोस देखिए, मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि हमारे पास लोगों की कमी है या हमारे पास स्किल की कमी है या हमारे पास क्वालिटी कमी है, मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। डे 1 से 1996 से जब मैं आया और मैंने कंपनी बनाई, तो जो लोग मैंने हायर किए उनको खुद ट्रेन किया और उनकी ग्रूमिंग खुद की और उनको प्रिपेयर किया। आज रिदा माशाल्लाह पूरी दुनिया में हमारे 8,000 बच्चे जो हमारे जॉब करके दुनिया में चले गए, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब अराउंड द वर्ल्ड और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको हमने खुद ट्रेन किया, तैयार किया और आज वो पाकिस्तान का सरमाया है। सो मैं इस नोशन से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। 25,000 लोग आते हैं, हर इंडस्ट्री वाले की जिम्मेदारी है कि उनमें से उठाए और उनको फिर ट्रेन करे, ग्रूम करे और अपने मुताबिक उठा लें। अच्छा, मेरी एक और बात आ जाएगी, लोग कहते हैं जी हम ट्रेन करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। सो व्हाट, आप और ट्रेन करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, यू आर द इंडस्ट्री। और फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग छोड़ के जाएंगे आपको? अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लोग चाहें कि आप ऐसा रहें तो नहीं जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा माइंडसेट है आपका, मुझे बहुत आपकी बात पसंद आई है। अच्छा, वैसे ग्लोबल मार्केट में स्किल बार हाई है और डिग्री वैल्यू कम हो गई है। ये अमेज़ॉन, टेस्ला, वॉलमार्ट सब जगह उन्होंने ये बोल दिया है कि हमारी रिक्वायरमेंट बैचलर्स डिग्री नहीं है। क्या हम ये माइंडसेट रख सकते हैं? हमें रखना नहीं चाहिए, उसकी वजह है देखिए, अमेज़ॉन, टेस्ला, ये 2-3 बड़े नाम हैं जो, और वो सही कहते हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ। मेरे पास जब बच्चा आता है और वो FSC करके आता है और वो आगे नहीं पढ़ना चाहता तो कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम ये कोर्सेज कर लो, मैं ऐसे कहता हूँ और उसे फिर वो एडवाइस करता हूँ और वो बच्चे की ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन अगर जो बच्चा पढ़ सकता है वो ज़रूर पढ़े, वो अपनी डिग्री कंप्लीट करे। सिर्फ डिग्री सिर्फ एक कागज़ नहीं, डिग्री आपको एक पूरा ह्यूमन बीइंग बनाता है, आपको इंसान बनाता है कंप्लीट। आप एक एज ए बेसिक्स आपकी कंप्लीट होती है, फिर आप जाके स्किल सेट अपना बिल्ड करते हैं। सो मैं इस नोशन से नहीं एग्री करता। नेवरदलेस हम करते हैं, हम लोग हायर करते हैं, वी डू हायर पीपल एट विदाउट डिग्री लेवल और फिर उनको ट्रेन करके उन्हें यूज़ करते हैं। सो पाकिस्तान के लिए ये नोशन सही नहीं है, हमें नहीं इस पे जाना, हमें अपनी डिग्री पे फोकस करनी है और हमें वो डिग्री करनी चाहिए। करने के बाद फिर हम अपना स्किल सेट बढ़ाएं। स्टिल एक परसेंटेज ऐसी है और जो रहेगी जो डिग्री नहीं कर सकती, तो उनको फिर हम अलग उनका एक ट्रैक बनाएं।
अच्छा, हम अपनी यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि वो आइंदा वाले चंद सालों में नेटसोल जैसी कंपनी बनाए? देखिए, नेटसोल जब बनाई 28 साल पहले तो पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे, यानी आईटी इंडस्ट्री के। आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल मैच्योर नहीं थी और इंडस्ट्री बिल्कुल इन्फेंसी में थी। जैसे आप तक लोग नहीं थे, स्कूल अभी बहुत यंग थे। 28 साल पहले के जो हमारे आईटी स्कूल थे बहुत यंग थे, लेकिन वहाँ से हमने उठाया और हमें 28 साल लगे। लेकिन आज का बच्चे के लिए ज़िंदगी आसान इसलिए है कि पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री मैच्योर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योर लोग अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इंडस्ट्री बनाने में। तो इट्स ईजी है, इसका टाइम लैग कम है इसमें, और मुझे बहुत उम्मीद है, मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि जल्द हम देखेंगे कि नेटसोल तो बड़ी छोटी कंपनी बन जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो नए बच्चे वो इससे बड़ी बड़ी कंपनी बनाएंगे और वो बहुत बड़े काम करेंगे। तो हमने तो बुनियाद रख दी, तो हमने कुछ कर दिया इनके लिए, लेकिन इनकी जिम्मेदारी है कि ये आगे जाए। सो आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले सालों में नेटसोल पीछे रह जाएगी और बहुत से बड़े नाम आएंगे जो नए नाम होंगे, और हम विल बी प्राउड ऑफ देम इंशाल्लाह। तो नेटसोल चलाने वाले भी तो कोई होंगे, वो भी जंग आ रहा है, बिल्कुल है, और इंशाल्लाह नेटसोल बहुत आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई पीछे रह गए, ऐसा नहीं है, लेकिन नेटसोल तो है, हो गई। हम बात करें अब नए आने वालों की, तो इंशाल्लाह नेटसोल माशाल्लाह एक नई टीम पूरी नेटसोल के पास है, बहुत यंग टीम है हमारी। अब मेरे अलावा सारी यंग है, नहीं रह गए। नहीं माशाल्लाह, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आपका काम, ये सब यंग है। अच्छा, सो ऐसा होगा कि अब आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम देखेंगे पाकिस्तानी आर्ट इंडस्ट्री में से नाम नजर आएंगे हमें। नेटसोल के अंदर भी हमें नए नाम नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी हमारे आ रहे हैं जो इस कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट टीम है हमारी, और यंग लोग हैं सारे, दे ऑल यंग पीपल, लोकल स्कूल से सारे हमारे, और वो इस कंपनी को अब आगे लेके जा रहे हैं। सिमिलरली मैं बहुत सेशंस करता हूँ, मेंटोरिंग करता हूँ, और मैं लोगों से मिल रहा हूँ। आई सी लॉट ऑफ होप, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है कल के पाकिस्तान की, जिसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह देखा जाएगा, जहाँ से यूनिकॉर्न्स निकल रही हैं और कंपनीज निकल के दुनिया में छा रही हैं। क्या पाकिस्तान इंडिया की $193 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट को बीट कर सकता है? नहीं, देखिए बीट समझे, यू हैव टू सी द नंबर्स। ये है नंबर्स की गेम, और हमें बीट करना भी नहीं है, हमें अपना बिल्ड करना है। अच्छा, हमें अपना एक रास्ता बनाया है। इंडिया की इंडस्ट्री में लोगों से बनी हुई है, या उनके पास मिलियंस ऑफ लोग हैं जो अभी से नहीं है। उनकी आईटी इंडस्ट्री हमसे 30 साल पीछे से बिल्ड हो रही है, तो उनके पास कई मिलियन आईटी के लोग हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो वो जनरेट करते हैं वो $193 बिलियन जो आप नंबर आप बता रही हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा डिफरेंट होगा ट्रैक। हमारा ट्रैक है प्रोडक्ट्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने लोग नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो वो नंबर हम अचीव करेंगे थ्रू डेवलपिंग प्रोडक्ट्स। जिस तरह नेटसोल अब प्रोडक्ट्स बनाती है, नेटसोल सर्विसेज नहीं देती। हम लोगों की सर्विस नहीं लेते ना, हम लोगों का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हम अपना खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करके दुनिया को बेचते हैं। तो फ़र्क है हमारे में और इंडिया में। हम समझते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, हम थोड़े लोगों से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इंडिया को रेवेन्यू जनरेट के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो वो फ़र्क है। अच्छा। उनकी रेवेन्यू रहेगी, बढ़ेगी भी, फाइन, लेकिन हमारा अपना ट्रैक रहेगा। अभी हम $5 बिलियन पे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ साल में 10, 15, 20, 30, 40 बिलियन तक हम अगले 10-15 साल में चले जाएंगे। हम उस नंबर को इग्नोर कर दें, हम अपना नंबर देखें। वी लुक एट आवर ओन इंडस्ट्री, वी लुक एट आवर ओन इकोनॉमी, हम उसके मुताबिक चले, तो इंशाल्लाह नंबर हमारा भी बढ़ेगा, लेकिन उसको नहीं देखेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे अमेरिका को इस वक्त टेक्नोलॉजी में कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन जापान ने अपनी इनोवेशन में एडवांसमेंट की और प्रोडक्ट रेस पे फोकस नहीं की, तो हम ऐसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी जो प्रोडक्ट है इस वक्त, जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, जो हमने डेवलप की, डिजाइन की, इस वक्त दुनिया में हम चाय में, हमारे कस्टमर अमेरिका में भी है, चाइना में सबसे बड़ी मार्केट मेरी चाइना में है। जो चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे आगे लीड ले रहा है टेक्नोलॉजी में, जापान पीछे रह गया। अब आप थोड़ा सा अगर देखिएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट रेस से बाहर है, उसको रेस नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इनोवेशंस क्रिएट करनी है, न्यू इनोवेशंस। बट चाइना ऑन द अदर हैंड दुनिया पे कब्जा कर रहा है इनोवेशन में भी और प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ में भी। क्योंकि मैं वहाँ, हमारा ऑफिस है, मैं इन्वॉल्व हूँ, और हम अपनी प्रोडक्ट चाइना में बेच रहे हैं, और चाइनीज़ हमारी प्रोडक्ट लेके अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान भी कैपेबल है इनोवेट करने में और दुनिया को एक्सपोर्ट करने में। सो वी आर इनोवेटिंग
हम खुद डेवलप कर रहे हैं और अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरी प्रोडक्ट चाइना में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, जापान में भी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप नाम ले पूरे एशिया में। हम यूएसए को भी बेच रहे हैं, हम यूरोप में भी बेच रहे हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जो आपने खुद क्रिएट की, डिजाइन की, इनोवेट की, जो वर्ड आपने यूज किया, बिल्कुल, वी हैव इनोवेटेड इट एंड देन वी एक्सपोर्टेड। सो पाकिस्तान भी कर रहा है, कर सकता है और कर रहा है, और इंशाल्लाह we will see more of this product। पेट्रोल और चीज़ों पे भी काम कर रहा है, वो भी आगे जाएंगे। आई बिलीव कि पाकिस्तान के और बच्चे भी करेंगे इनोवेशन और वो जाएंगे। तो देखिए, इनोवेशन किसी का वो नहीं है, यानी आपको व्हाट्सएप पे मिल गई है। इनोवेशन तो कोई भी आके अपना यूज करके इमेजिनेशन कर सकता है। तो आई बिलीव कि हम रेस से बाहर नहीं हुए, हम वी आर इन द रेस। और अभी इस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, ऐसे देखिए, मैं इसको डिफरेंटली देखता हूँ। आईटी इंडस्ट्री वाहिद है जो इस वक्त ग्रो करे। आपने खुद कह दिया मुझसे, जी बिल्कुल, आपने कहा फास्टेस्ट ग्रो इंडस्ट्री है। सो वो इंशाल्लाह करती रहेगी। एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर अस। हमारे पास और लोग बढ़ रहे हैं, हमारे पास और कस्टमर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल 25,000 से 30,000 बच्चा और आ रहा है। फिर आपने खुद कहा कि अब डिग्री के बगैर भी बच्चे आ रहे हैं, तो आबादी बहुत बड़ी है। हम फ्रीलांसिंग में हम चौथे नंबर पे आ गए। सो ऑलरेडी बड़ा मीनिंगफुल हम काम कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई बिलीव कि हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी दुनिया में, हम नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने फ्रीलांसिंग की बात की, पाकिस्तान में चौथे नंबर पे है। मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करने जा रही हूँ। अभी तक कौन से आसान क्वेश्चन किया आपने? अभी तक हार्ड क्वेश्चन किया आपने। ये भी कर ले। जी, चौथे नंबर पे है, लेकिन कंपनीज फ्रीलांसर्स को एम्पावर क्यों नहीं करती कि वो फ्रीलांसिंग से बाहर आएँ और स्टार्टअप की तरफ जाएँ? देखिए, हर शख्स स्टार्टअप कर नहीं सकता। बिल्कुल, मैं तो कल रात को भी एक सेशन मैंने किया, मेंटोरिंग की है, और मैंने कहा या दो तरह के लोग होते हैं, एक जॉब करते हैं और एक जॉब क्रिएट करते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? जो आप बात कर रही हैं कि स्टार्टअप का मतलब है जॉब क्रिएट करना। तो एक अच्छा खासा नंबर है। नेटसोल ने खुद अपना इंक्यूबेटर बनाया था जिस पे इंस्पायर के नाम से, और माशाल्लाह हमने बहुत कंपनीज को सपोर्ट की। अभी हम 2 नाइकेट के उसमें 2 इंक्यूबेशन सेंटर को खुद मैनेज कर रहे हैं। सो स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान में बढ़ रहा है, आ रहे हैं। देखिए, हर बच्चा कर नहीं सकता। कई लाख बच्चा अगर लगा हुआ है फ्रीलांसिंग में, तो उनमें से 10-12 हज़ार स्टार्टअप कोशिश करते हैं, वो फिर नहीं चल सकता। स्टार्टअप की फेलिंग रेशियो हाई है, वो नॉर्मल है, दुनिया में ऐसा ही है। जी। दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ ज़्यादा लोग स्टार्ट करते हैं, तो 3-4 सक्सेसफुल होते हैं, वो नजर आते हैं। हमारा ओबीसी नंबर कम है, तो सक्सेस हमारी थोड़ी स्लो है। नेवरदलेस स्टार्टअप्स हैं। और ये आप इंक्यूबेटर सेंटर्स का अगर राउंड लें तो आपको बड़े अच्छे आइडिया मिलेंगे। मैं फैसलाबाद गया तो वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर से बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ। आई वाज वेरी इम्प्रेस विद द सेंटर। और वो एग्री बेस इंक्यूबेटर था, और वो एग्री बेस रिसर्च और स्टार्टअप से जो एग्री पे काम करती, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉब्लम है जो अगर सॉल्व हो जाए तो हमारी सारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती हैं? पेसिमिज्म बहुत बड़ा है हमारे अंदर। हम बहुत नाउम्मीद हैं अपने आप से। मुझे समझ नहीं क्यों। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, अमेजिंग, हर चीज़ चल रही है, और फिर हम मुस्तकिल देखते रहते हैं कि यार मोहल्ले में अच्छा हो रहा है और हमारा बुरा रहा है। आई डिसएग्री विद दैट। हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल। हमें मोहल्ले का ना दूर से अच्छा नजर आता है। जब आप मोहल्ले के अंदर जाके देखेंगे तो आपको भी वहाँ भी मसाइल नजर आएंगे। तो मसाइल हर एक के, सिर्फ हमारे अंदर के नहीं है। मुश्किल हमारी है कि हम मसाइल को डिस्कस बहुत करते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और जब हम 2-4 लोग बैठते हैं तो मसाइल डिस्कस करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी डिस्कस नहीं करते। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, थॉट प्रोसेस है, इनोवेशन हमें है। तो अगर सिर्फ हम पेसिमिज्म या नाउम्मीदी को थोड़ा हटा दें तो आप देखिए कि हम कितने डिफरेंट हो जाएंगे। कामयाब लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि लोग कामयाबी चाहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ सक्सेस चाहिए, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए फेलियर नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों है? फेलियर का लफ्ज़ जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मुझसे जो सवाल होता है, मेरी बुक भरी हुई है मेरे कारनामों से, मेरे कारनामे कहता हूँ, मेरे कारनामे बहुत है। तो मुझे अगर आप अभी सवाल कर लेंगे, SG कहते हैं सब, मुझे आप SG कह दीजिए कि SG अपना कोई फेलियर बताइए, तो मैं कहूँ मेरा कोई फेलियर नहीं है। तो आप तो कहेंगे यार आपके कारनामों से बुक भरी हुई है। तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल है कि मेरे जितने भी मेरी अटेम्प्ट्स की मैंने, पहले वो अनसक्सेसफुल यानी नाकाम हुई, तो फिर मैंने फिर ट्राई किया। मैं ट्राई करता गया तब तक कि मैं कामयाब नहीं हो गया, तो मैं फेल ही हुआ। मेरी सक्सेस, मेरी जो अटेम्प्ट थी वो एक पीरियड के लिए नाकाम हुई। फिर मैं ट्राई किया, फिर वो नाकाम हो गई। तो ये मेरे कारनामे हैं, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। तो आप पता फेल कब होते हैं? जब आप गिव अप करते हैं। तो फेलियर का टर्म जो है वो लोगों को अपने ज़हन से निकालनी पड़ेगी। आप एक आइडिया लेके आते हैं,
आप उसे ट्राई करते हैं, वो आइडिया जिस तरह आप लाए थे उस तरह नहीं चला, तो आपकी अटेम्प्ट एक अभी कामयाब नहीं हुई, तो फिर आप उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यू स्टार्ट अगेन, फिर वो थोड़ा बेहतर होती है, लेकिन अभी भी वो चली नहीं, तो यू कीप ट्राइंग अंटिल द सच टाइम दैट यू आर एबल टू अचीव द रिस्पेक्टिव आपका गोल है वो, तो आप कामयाब हो गए। और अगर आप आधे रास्ते से निकल गए तो आप फेलियर कहलाएंगे। तो ये आप बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया कि लोग कामयाबी में इस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं कि इसमें उनको नाकामी बहुत आएगी। रीता, ये हो ही नहीं सकता कि आप एक प्लान लेके आए और वो फौरन इमीडिएटली एज इट इज कामयाब हो जाए, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। जब हम एक प्लान लिख रहे होते हैं, बिजनेस प्लान, तो बहुत से एस्पेक्ट लेके लिखते हैं, उसमें मार्केट देख रहे होते हैं, लोगों को देखते हैं अवेलेबल है, स्किल सेट देख रहे होते हैं, वो प्लान लिख के हम आते हैं, बैठते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं कि अच्छा चलो यार ये प्लान अच्छा है, इसके बेस पे हम अपना स्टार्टअप करते हैं। तो जब आप स्टार्टअप करते हैं, जब तक चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपके, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, एनवायरमेंट चेंज हो गई, नए आइडियाज आ गए। अब आप अगर वही प्लान लेके चलते रहेंगे तो यकीनन आपको नाकामी होगी। लेकिन अगर आप अवेयर हैं कि चेंज आ गई, तो आप उस प्लान को साथ साथ ट्वीक करना कहते हैं करेंगे, और उस ट्वीक के साथ अपना चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप ट्वीक नहीं करेंगे तो यकीनन आपका प्लान नहीं चलेगा। सो हम में से वो लोग जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चेंज आ रही है और आ गई है, तो वो फिर मुताबिक अपना प्लान, अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक आगे मूव करते हैं विद द चेंज। जो लोग ऑब्वियसली स्टक हो जाते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चीज़ें छोड़ देते हैं, फिर उन्हें हम फेलियर कहते हैं। अच्छा, ये आपकी बात से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, थॉमस एडिसन की। क्या कहा उससे? उसने 100 से ज़्यादा मरतबा ट्राई किया बल्ब बनाने की, लेकिन वो फेल हो गया। लोगों ने कहा कि ये क्यों बनाते हो, तुम तो फेल हो जाते हो, तुम क्या चीज़ बनाने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाती है। लेकिन उसने ये कहा कि मैं 100 दफ़ा मैंने बनाई है, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये जो 101 दफ़ा बनाने जाऊँगा ना, मुझे पता है कि उन 100 तरीक़ों से नहीं बनेगी, कुछ नया तरीका आजमाना पड़ेगा। तो ये पार्ट है हमारी, फेलियर नहीं है, ये पार्ट है हमारी सक्सेस का, लर्निंग। देखिए, वो उसने एक बात जो हमें बताई, जिसकी बात आपने भी की, कि वो कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ कि कैसे नहीं ये करना, फिर एक दफ़ा ट्राई करता हूँ, फिर कहता हूँ नहीं ऐसे भी नहीं करना, तो मेरी लर्निंग बिल्कुल। तो देखें, ये लर्निंग भी स्कूल में तो नहीं मिली, तो ये लर्निंग तो मुझे ट्राई करने से मिली। यही मेरी किताब अगर आप देखेंगे, मेरी बुक्स देखें, दोनों पढ़े आप, उसमें ये बार बार जिक्र आ रहा है कि आप में से वो लोग कामयाब होंगे, 2 चीज़ें करेंगे हमें। एक तो ये कि जब मैं कोई ट्राई करता हूँ रिदा, और जब मैं कोई चीज़ शुरू करता हूँ और जब वो नहीं होती, तो मैं फिर जिम्मेदारी अपने पे लूँ, ज़माने को ब्लेम ना करूँ कि जी मेरी इन्वायरमेंट अच्छी थी, मुझे गवर्नमेंट ने टैक्स रिबेट नहीं दी, या जी बिजली चली गई, या इंटरनेट चला गया। ये सब आपके बहाने हैं। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रह के अपना काम करना है। सो अगर आपने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी प्लान की वजह से ये नहीं हुआ, तो फिर आप ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आप ज़माने को ब्लेम करेंगे तो आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नज़दीक आप तो विक्टिम है। तो जब आप विक्टिम हो जाते हैं तो आप अपना करेक्ट नहीं करते। सो स्टॉप बीइंग विक्टिम, असेस योर ओन। जो आप खुद करें उसको असेस कीजिए और कहे हाँ मेरा फैसला था तो मैं अब चेंज करता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि बिजली नहीं आएगी, मुझे पता चला कि नेट स्लो हो जाएगा, मुझे पता चला कि मार्केट में ये हो जाएगा, तो मुझे इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अभी मैंने एक पॉडकास्ट आप तरह की थी, मुझे लोगों ने कहा कि जी फायरवॉल अच्छा आइडिया नहीं था। मैं कहा नो, फायरवॉल का इशू नहीं है, फायरवॉल तो बुरा आइडिया था ही नहीं, क्योंकि हर कंट्री अपने आपको फेंस करती है, उसका राइट है। हम घर को भी फेंस करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मेरे घर में दाखिल हो जो मुझे पसंद है, तो एक कंट्री का भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें सिर्फ एक जो गलती हुई है फायरवॉल लॉन्च से, उन्हें लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि जी हम फायरवॉल जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको स्पीड भी स्लो होगी और आपका काम रहेगा, तो आप पहले से इसका नियम बदल तैयार रखें। बड़ा सिंपल था। अगर वो बता देते मार्केट को तो 3-4 महीने में किसी का नुकसान ना होता, लोग पहले से तैयार होते और वो फायरवॉल को भी इम्प्लीमेंट हो देते और वो अपना काम इधर रखते। तो बात इसकी है कि नो एक्सक्यूजेस जिंदगी में अपने से निकाल दीजिए। हमेशा अपने आप को का वो कीजिए एहतसाब कि यार मैंने ट्राई की थी, मेरे फैसले से ये नहीं हुई तो मैं कर लूँ। बट द मोमेंट यू ब्लेम समवन एल्स, काम मैं कर रहा हूँ ब्लेम रिदा का करूँ, जी रिदा ने ये नहीं किया, जी मुझे हेल्प नहीं की, मुझे भेजे नहीं, मुझे मांगा, तो आप जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ स्केपगोट इन यू, नॉट ब्लेम माई सेल्फ। दिस इज व्हाट थॉमस एडिसन इज टेलिंग यू कि जी मैंने 100 ट्राई की, मैंने ट्राई की थी और मैं लर्न कर रहा था। ये नहीं कहा कि जी मुझे वो सही नहीं मिली, तार सही नहीं मिली, शीशा सही नहीं मिला, एक दफा भी नहीं कहा। अगर आप पढ़े उसका, नेवर सेड कि कॉपर वायर से नहीं मिली थी मुझे, ये नहीं मिला था, लोगों ने सही नहीं बना के दी। उससे बार बार कहा कि मैं लर्न कर रहा हूँ कि इस तरह तो नहीं चलेगी, एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ, 101 दफ़ा में चल जाएगी।
आपकी बातें मुझे ऐसे बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आपने कुछ बिजनेस भी करना है, कोई कंपनी रन करनी है, उसमें पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी है ये मुझे अभी फील हो रहा है आपकी बातों से। ज़्यादातर कंट्रीज़ ओल्ड फिनटेक इकोसिस्टम पे चल रही हैं और चाइना, इंडिया, फिलीपींस में QR कोड आ गया, उन्होंने कैश को भी डीमोनेटाइज कर दिया। पाकिस्तान अभी तक मॉडर्न फिनटेक इकोसिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहा? उसकी वजह हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वी आर नॉट डॉक्यूमेंटेड। एंड हमारी दो इकोनॉमीज है, एक इकोनॉमी IMF वाली है जो डॉक्यूमेंटेड है, नजर आती है कि भी इतने बिलियन इतने ट्रिलियन की है। अच्छा। एक हमारी इकोनॉमी है जो आम इंसान यूज़ कर रहा है, जो कैश कॉन्स्टेंटली हमारा, अगर आप बाजारों में निकल जाए तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये मुल्क किसी क्राइसिस से गुजर रहा है या IMF इसको पैसे, IMF से पैसे चाहिए, नहीं चाहिए पैसे। सही। उसको हमें हार्नेस करना है, वो हमारे पास चॉइस को नहीं है। हमें भी QR कोड पे जाना है, हमें भी डिजिटल वॉलेट पे जाना है, हमें भी कैश करेंसी को ख़त्म करना है। वो सेकंड कोई है ही नहीं हमारे पास देवता। अब आ रहे हैं वॉलेट्स, आ रहे हैं, लोग अब यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट वेज मीन्स ऑफ सेंडिंग पेमेंट। ऐसा कैश का वो ख़त्म होगा और लोग QR कोड हमारे फ़ोन पे हो रहा है। जिस दुनिया में है, मेरे फ़ोन पे है, जब मैं ट्रैवल करता हूँ मैं ये यूज़ करता हूँ। आई डोंट यूज़ क्रेडिट कार्ड, आई डोंट यूज़ एनीथिंग एल्स, फ़ोन से मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो ये इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी हमें। और इसका देखें, अभी रास्ते में आप डाकू रोक के आपसे पैसे चले थे, आप 10 लाख लेकर बैंक से निकले, डाकू ने छीन लिया, आपके पैसे गए। आपको 10 लाख की जरूरत नहीं है, आपको आपके इस पे फोन पे वॉलेट में आपके पास वो कैश है। जितने भी बैठे हुए रेडी वाले का QR कोड स्कैन कर लो, वो कर ले, वो नहीं का। आपके जितने बैठे हुए वेंडर्स, दे जस्ट नीड अ QR कोड, कैश की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू कैरी कैश एट ऑल, नोबडी शुड कैरी कैश, ताकि आपका ये जो एक मसला है आपका, जो आप बहुत जिसकी वजह से लोग बेचारे मर भी जाते हैं, सर्वाइव की जरूरत ही नहीं है आपको। सो आई थिंक सोसाइटी विल रियलाइज कि यार मैं सेफ हूँ जब मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं सेफ हूँ जब मेरी दुकान में पैसे नहीं पड़े हुए। बिल्कुल। QR कोड लटका हुआ, लोग उसको लगा के दिखाते हैं जी आपकी 100 रुपये की पेमेंट हो गई है, और संभाल लेके चले जाते हैं। वेरी सिंपल। तो ये इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, थोड़ा लेट से कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली वी विल बी द सेम इकोनॉमी लाइक एनीबॉडी एल्स। कुछ चॉइस नहीं हमारे पास। बिल्कुल। ये तो AI तो तेजी से बढ़ रहा है, तो अगर हम तेज नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। AI इज अ फैक्ट, AI इज अब कल नहीं है, AI अब ऑलरेडी है। हम कुछ सालों में बात करते थे कि यार चेंज आ रही है और AI आ जाएगा, AI आ गया, वी आर इन इट। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान में मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ, वो अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उनमें AI का कंपोनेंट डाल रहे हैं। हम भी हमारे AI। अच्छा, नेटसोल क्या इनिशिएटिव ले रहा है AI के? हमारा अपने जितने हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा तो है ना, वो बना हुआ है, उसमें अब AI कंपोनेंट हमने ऐड करना है ताकि हमारा कस्टमर को स्मार्ट सॉफ्टवेयर मिले। तो पूरा हमारा ऑलरेडी है, टीम बन गई, हम ऑलरेडी अपने जो सॉफ्टवेयर जो हम बेचते हैं उसमें AI का कंपोनेंट ऐड होना शुरू हो गया। वो छोटा है, वो बड़ा तो हो जाएगा। एक वक्त आएगा हमारा सिस्टम पूरी तरह AI कंपोनेंट उसमें आ जाएगा। तो ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ऑलरेडी इस पे काम भी हो रहा है, टीमें भी बनी हुई है, और स्लो पीसेस ऐड कर रहे हैं। और हमारे कस्टमर को पता है ये बात कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो AI कैपेटेबल होगा, और उस दे विल यूज अ वेरी स्मार्ट सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी हैपनिंग। एंड सिर्फ नेटसोल नहीं, आई बिलीव कि पाकिस्तान के और जितने भी यंग लोग अपने IT इंडस्ट्री में, दे आर वेरी अवेयर उनकी जिम्मेदारी क्या है, और वो अपने आप को ट्रेन भी कर रहे हैं, और अपना जो बना रहे हैं वो AI बेस्ड है। तो AI वाकई AI से ह्यूमंस रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि 80 to 90% काम तो ऑटोमेट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाए दूसरी साइड पे AI की। मेरे नज़दीक हम ह्यूमंस जो है ना, बेजा AI को अपना सब कुछ दे रहे हैं और ख़ुद अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। ये इसका आपको अंदाज़ा 20 साल बाद होगा, 20 से 25 साल बाद हमें रियलाइज़ होगा कि हमने कितना बड़ा जुल्म कर दिया सोसाइटी के साथ, कि 90% काम IT कर रहा है और लोग घर में बैठे हुए, उनको काम नहीं है। तो उस वक्त 9 बिलियन की जो आबादी होगी वो क्या काम करेगी? पर्सनली आई बिलीव कि जो ह्यूमन रेस है ना, ये अपने साथ बहुत बड़ा हाथ कर रही है AI को सब कुछ देके, और ह्यूमन इंटरेक्शन हम ऐसा ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा कस्टमर है मर्सिडीज बेंज। तो जब मैं जर्मनी जाता हूँ तो मुझे अपनी फैक्ट्री में ले जाते हैं। तो 20 साल पहले मैं उनकी फैक्ट्री में गया, तो जो उनकी असेंबली लाइन थी उसमें 6 लोग एक पर कार और 2 आर्म से एक कार वो तैयार कर रहे थे। 6 लोग फिजिकल ह्यूमन और 2 आर्म्स। ये 20 साल पहले की बात है, और बड़ा खूबसूरती से वो चला था, बड़ा इंप्रेसिव ब्यूटीफुल तरीके से गाड़ियाँ बन रही थी। अभी मैं कुछ 6 महीने पहले गया तो 2 लोग सिर्फ वॉक कर रहे थे और 6 आर्म्स गाड़ी बना रहे थे। ऑल गॉन, ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन गॉन। वो सारे लोग जो इतने बड़े असेंबली प्लांट में काम थे, दे ऑल लॉस्ट देयर जॉब्स, वो सब खत्म हो गए हैं। तो ये कोई बड़ा प्लेजेंट वो नहीं है सिनारियो। बैंक से लोग खत्म हो रहे हैं, हर जगह से हो रहे हैं, कॉल सेंटर्स आपके खत्म हो जाएंगे, BPO आपका नहीं जरूरत होगी आपको, क्योंकि सारा AI विल खुद ही सारा आपके कल सर्चिस कर रही होगी। कॉल सेंटर भी अब मुझसे AI बात करती है। मैंने अभी कॉल की USA में किसी कार्ड वाले से बात करता, तो वो कह रहा है मैं बॉट, मुझसे बात करो,
वो बता रहा है मुझे कि अब मुझे जो बताऊंगा, सो वो ह्यूमन एक्शन चला गया, खत्म हो गया, ह्यूमन नीड ह्यूमन इंटरेक्शन, वो चला गया, इमोशंस खत्म हो गए। तो इसका नुकसान आज नहीं, हमें 20-25 साल बाद हम रियलाइज करेंगे कि हमने जुल्म कर दिया, ज़बरदस्ती आई को सब उठा के दे दिया और अब खुद हम बेकार होकर बैठ गए। सही। अच्छा, अब ये पॉजिटिव बात की मैंने, पहली टाइम मैंने कोई नेगेटिव बात की है। थोड़ी सी आपने बात की खतरे की, आने वाले दिनों में पता चलेगा, ये पता चलेगा, मैं I could be wrong, अवेयर करने की कोशिश की है तो नहीं, मुझे पॉजिटिव ही लगी है। जिन कंपनीज की यूएस में या इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस नहीं है, तो वो उस प्रेजेंस को हासिल करने के लिए, मतलब एक्सपोजर हासिल करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में किन स्टेप्स को फॉलो करें? देखिए, उसके लिए फिर आपको हर एक लिए पॉसिबल नहीं कि यूएस में जाके ऑफिस खोले या बैठ जाए, फिर उन्हें लाइसेंस करनी पड़ेंगे, और ये नॉर्मल है। आपको देखिए, हम सबका कोई ना कोई जाने वाला बैठा हुआ है। फंसान की अच्छी बात ये है कि हर एक का कोई ना कोई अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में बैठा हुआ है, तो आपको लाइसेंस ढूंढनी है, आप उनको यूज़ कीजिए, उनको इंसेंटिव दें कि वो आपको हेल्प करें आपके काम में। ऐसे मैं नहीं किया था, मैंने अपनी फैमिली को यूज़ की, जो मेरे लोग बाहर थे उनसे यूज़ की, लोगों को ढूंढा जो मुझे जानते हैं, उनके थ्रू हमने अपना काम बढ़ाया। और ये सबसे सिंपल और इकोनॉमिकल वे ऑफ गेटिंग अर्ली कस्टमर्स। उसके बाद फिर जब आपका बिजनेस चल जाता है, आपकी रेवेन्यू हो जाती है, फिर आप खर्च कर सकते हैं, यू कैन हैव ऑफिस। आज माशाल्लाह हमारे पास 9 ऑफिस हैं दुनिया में। उस वक्त एक ऑफिस था लाहौर से, वहीं से हम काम करते थे। अब एज वी ग्रू वी वर एबल टू पुट ऑफिस इन 2 ऑफिस इन यूएसए, 2 ऑफिस इन लंदन, चाइना में भी 2 ऑफिस हैं, इंडोनेशिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह ऑफिस है हमारे। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, पहले हम ऑफिस में काम करते थे तो हम अपने सीनियर से करियर की बारे में ले सकते थे सजेशन, लेकिन अब वो चीज़ मिसिंग है। अगर हमें करियर के बारे में कुछ बात करनी है तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। आई थिंक बड़ी सैड बात आपने क्यों सही किया आपने, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सैड है। हर एल्डर से मुराद 2 साल भी इस तो आप एल्डर हैं, उसके जिम्मेदारी है कि आप अपने जूनियर को असिस्ट करें उसके करियर में, और ये ह्यूमन वैल्यूज भी है। क्योंकि कोई मेरा जॉब ले सकता है, अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरा जॉब को ले लेगा, लेकिन हम डर से उसको नहीं बनाता आते या उसको हेल्प नहीं करते कि वो मुझसे बेहतर हो के मेरा जॉब ले लेगा। तो इट मीन्स कि आप तो वैसे ही नालायक हैं, क्योंकि अगर आप इतने वीक हैं अपने कॉन्फिडेंस पे, तो वो तो वैसे भी ले लेगा आपसे जॉब, क्योंकि कुछ ऐसे में वो खुद ही सीख के आप ना भी बताएंगे तो ले लेगा। सो ये अनफॉर्चुनेटली यस यू आर राइट। कितने IT के लोगों ने बुक्स लिखी हैं, कितने लोगों ने शेयर किया, आई एम सॉरी, वेरी फ्यू। कुछ है अच्छे लोग हैं जो करते हैं, 2-3 लोग मैं देख रहा हूँ जो बहुत एक्टिव है IT में, और वो काफ़ी सेशंस करते हैं, मेंटोरी करते हैं, बट वेरी फ्यू। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट। आई बिलीव कि जो भी जितनी भी उनकी कामयाबी है उसको यूज़ करके वो दूसरों को जरूर गाइड करें और शेयर करें कि उनकी कामयाबी का राज क्या है, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, अपने करने में शेयर करें, जिसको मैं हम फेलियर को मैं करने में, तो वो शेयर करें ताकि दूसरे लोग वो स्टेप से बच जाएं और उनका टाइम लैग छोटा हो जाए, वो जल्दी कामयाब हो जाए। तो यस, अनफॉर्चुनेटली यू आर राइट, बट ये कुछ हमारी सोसाइटी का डिलेमा है कि हम नहीं इस समझते कि हमें दूसरे को गाइड करना या हेल्प करना या शेयर करना, बल्कि मेरे लिए सदका जारी है। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं कैरियर में तो आप बहुत बड़ा एक उसके लिए वो कर रहे हैं, और अल्लाह उसका रिवार्ड आपको अल्लाह ताला देगा, लोग नहीं देंगे। सो अगर आप इसका सोचें तो फिर आप जरूर करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपने उसको ज़रूर आगे पहुंचाना है। सोशल ये अल्लाह ताला ने, अगर हम ऐसा सोचे, आप ये सोचिए कि अगर ताला ने मुझे कोई मुकाम दिया है तो क्या वो मुकाम सिर्फ मेरे लिए है, या एक्सपेक्टेशंस मुझे कि मैं उस मकाम को लेके और लोगों को हेल्प करूं ताकि वो किसी मुकाम पे आए। तो अगर मैं ये रियलाइज़ कर लूँ कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये मकाम, ये जो भी मुझे कामयाबी मिली, ये सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मैं वसीला हूँ लोगों के लिए, तो फिर आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा लोगों की केयर करने में। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंट ये करें यार मैंने अपनी मेहनत से बनाऊं और सब मैंने बनाया और मैं ही सब कुछ, जब मैं आ जाएगा ना तो फिर आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी से मैं हटाना पड़ेगा, टेक आउट मैं फ्रॉम योर लाइफ, तो फिर आपकी एबिलिटी है दूसरों की हेल्प करना। बदकिस्मती से हम में से कुछ लोग इतने ज़्यादा अपने में हो जाते हैं कि वो सब उनका अपना है, क्योंकि उनकी मेहनत है, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ दी, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो वो सब उनका है। और अगर दिल चाहे तो वो करे, अगर ना चाहे तो कोई उनको पूछे ना कि भाई आपने दूसरों की हेल्प क्यों नहीं की। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन चीज़ मिलती है देखने को कि जो लोग मेहनत करके और वाकई स्ट्रगल करके एक मुकाम पे पहुंचते हैं ना, तो उनके अंदर इतना एंगर आ चुका होता है कि वो किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देते। इसका मतलब आप भी एग्री करते हैं इस चीज़ से? जीरो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब कि कुछ लोग करते हैं। नहीं, वो तो करते हैं, वो तो मैं देखता हूँ। आप देखें जो आपका सवाल वैलिड है, एंड वी हैव सीन दैट।
लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बदकिस्मती है कि आपने ऑब्वियसली आपने अपनी मेहनत की है, आपने अर्न किया है, माशाल्लाह, हम आपको कहते हैं, लेकिन उसका आप दूसरों से कैसे शेयर करेंगे, उस कामयाबी को क्या करेंगे, या सिर्फ अपने लिए लेके अपने साथ कब्र में ले जाएंगे? तो अपने साथ ले जाएंगे आप, अगर आपने लोगों से नहीं शेयर की अपनी कामयाबी या उनको गाइड नहीं किया, मेंटर नहीं किया। और अगर आप इस बात में एग्री कि यार मुझे बड़ा टाइम लगे, तो व्हाई शुड आई हेल्प देम? उनको भी कर, हाँ आप जो कह रही है होता है, उनको भी मेहनत कर दो, उनको भी रगड़ा खा दो। मैंने सुना है तो यार खान दे रगड़ा, आई हैव हर्ड दैट, इट्स अ वेरी सैड वे थिंग टू से, किसी को ये कहना यार रगड़ा खान दे। व्हाई? जब आपने रगड़ा खाया और आपको पता है कि इस चीज़ से किसी का नुकसान होगा, तो आप क्यों नहीं उसको गाइड करते? आप देख रहे हैं कोई गिरने वाला और वो देखते ना पड़ जाए, तो उसको रोक देते, यार आगे खड्डा तुम गिर जाएगा, या उसको जाने देते खान दे खड्डा, यार सीखेगा, खुद ही सीखेगा। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है कि आप उसको खड्डे में गिरने देंगे ताकि वो सीखे, यानी आपका रीजन पता क्या है? वो सीखेगा, अंदर खट्टे में नहीं गिरेगा। मेरा ख्याल ये बड़ी सैड है, उनको बताना चाहिए। थॉट प्रोसेस बड़ा सैड है, बिल्कुल बताना चाहिए, किसी को रोकना चाहिए, चाहे वो खड्डे से गिरे रोकना या किसी काम में उसे रोक देगा, यार ये मैंने किया था, ये ना कर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पिछले 20 सालों में एक काफ़ी बूम आया सिलिकॉन वैली में, तो नेटसोल ने अपने आप की पोजीशन कैसे मेंटेन की है ग्लोबल मार्केट में? एक तो हम लोग बड़े फोकस है एक अपने एरिया बिजनेस के, जो है हमारी अपनी प्रोडक्ट है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, लीजर फाइनेंस की प्रोडक्ट है, वो हमारी। तो हमने 28 साल उस पर फोकस करके उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि इस वक्त मार्केट में हम अब रिकग्नाइज हैं एज अ प्रोवाइडर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इसके हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया में कुछ भी हो रहा था, हम अपना फोकस नहीं हटाया हमने। दुनिया 10 चीज़ें करी थी, हमने 10 चीज़ें नहीं की। हमने एक ही एरिया में कॉन्स्टेंटली उसको बेहतर किया, अपनी नॉलेज बढ़ाई, प्रोडक्ट की क्वालिटी की और प्रोडक्ट को अपग्रेड किया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हम फिर मार्केट की नज़रों में अपने जो कंपटीशन है उससे बेहतर नजर आए। हमारी कॉस्ट बेस भी बेहतर थी क्योंकि हम पाकिस्तान से थे। हमारा कंपटीशन यूएस कंपनी से है और यूरोपियन कंपनी से होता है, उनकी कॉस्ट बेस ज़्यादा है, हमारी कॉस्ट बेस पाकिस्तान में, तो फ़र्क है। तो फिर हमने इसका फ़ायदा उठाया और अल्लाह का शुक्र आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली नेटसोल रिकग्नाइज होती है उस एरिया में। और जब भी किसी कस्टमर को नीड हो नए सॉफ्टवेयर की, तो वो हमें ज़रूर कॉल करते हैं, फिर हम कम्पीट करते हैं। ओबीसी कंपटीशन 3-4 कंपटीशन, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक बिजनेस विन कर रहे हैं और उनको बड़ा टफ कंपटीशन दे रहे हैं। कुछ चंद लफ्ज़ों में बताएं कि आपकी स्ट्रगल क्या थी, कि जो लोग आपको देख रहे हैं ना, वो ये समझ जाएं कि स्ट्रगल कितनी ज़रूरी है। देखिए, मैं आपसे शेयर करता हूँ और बेसिक स्टार्टअप के लिए बेसिक्स क्या जरूरी है। अब मैं जब आया हूँ, ये कंपनी स्टार्ट किया, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था, अगर आपने मेरी हिस्ट्री देखी होगी। डेफिनेटली। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में एज ए कंसल्टेंट था, मैं छोड़ के पाकिस्तान आ गया और मैं कोई सेविंग नहीं करता। मेरी बिलीव है कि एक दिन का दिन है, वो जी लो, अच्छा जियो, और फिर कल इंशाल्लाह विल वर्क हार्ड अगेन, एंड मैं कल कमा के फिर परसों के लिए चलूँगा। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे। 2 इश्यूज थे मेरे। एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत छोटे थे क्योंकि मेरे भाई ने इन्वेस्ट की थी मेरे साथ, वो एक छोटी अमाउंट थी, उन्होंने इन्वेस्ट की मेरे साथ। और एक मेरा नेटवर्क कोई नहीं था क्योंकि पाकिस्तान से मैं बाहर था 22 साल से। जब आप इतना अरसा बाहर रहते हैं तो फिर लोग, आपके दोस्त वास्त खत्म हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं, कोई चला गया, आपके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त। तो जब मैं लाहौर वापस आया और कंपनी बनाई तो मेरा नेटवर्क नहीं था और फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत मेरे पास छोटे से थे। तो फिर आई स्टार्टेड विद वेरी बेसिक। पहली चीज़ मैंने की कि मैं अपनी कॉस्ट को बहुत लो रखूँगा। ऑफिस बहुत सिंपल लिया, इन्वायरमेंट सिंपल क्रिएट की, अपनी गाड़ी सबसे छोटी मेहरान थी उस ज़माने में, वो खरीदी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मैं यूज्ड टू ड्राइव बिगर कार्स, लेकिन आई डिडंट केयर अबाउट के गाड़ी का, मुझे गाड़ी चाहिए थी ए से ए टू बी से जाने के लिए, इधर जाना उधर जाना गाड़ी, तो वो मैंने अपनी कॉस्ट बहुत कम रखी। मेरी स्ट्रगल बहुत टफ थी। 4-5 साल मैंने फोकस किया कंपनी को बनाने में, अपनी पे फोकस नहीं किया। अपनी कॉस्ट को बिल्कुल जीरो रखा, कंपनी की कॉस्ट को बहुत मिनिमल रखा, सारा फोकस रखा कस्टमर सर्विसेज पे, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना। आप ये देखिए कि जो मेरा पहला कस्टमर था 1996 में थाईलैंड में, वो आज भी कस्टमर है। 28 साल से वो हमारा कस्टमर है, हमारी सर्विस मेंटेन कर रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कस्टमर को सर्विस देना और उसको मेक श्योर करना कि उसे फील हो कि वो इम्पोर्टेंट है। तो एक ट्रस्ट बन गया, वो उसी से हम आगे बढ़े। उस ट्रस्ट से हमें एक के बाद दूसरा तीसरा कस्टमर बना। तो स्ट्रगल आपको वहाँ आती है। सही। वहाँ पर अगर आप 5 साल अपने शुरू के अपनी कॉस्ट को, अपनी लिविंग को
मैनेज कर लें, अपनी कॉस्ट को लो रखें, तो फिर आपको मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। होता क्या, बीच में अच्छा टाइम आ जाता है, होता जब शुरू करते हैं एकदम ऑर्डर आ गया आपके पास, ऑर्डर आपने फिल की तो मनी इज कमिंग इन, सडनली मार्केट में थोड़ी डिप आ जाती है तो ऑर्डर आने बंद हो गए। अब प्रॉब्लम के जो पैसे आपने अच्छे वक्त में खाए वो आपने, क्योंकि पैसा था, आपने उठा ऑफिस अच्छा कर लिया, नई चीज़ें कर दी, नए फर्नीचर आ गया, नई मशीन आ गई, एक अच्छी गाड़ी खरीदी, सड़ लिया आप कि यार ये तो काम चलेगा। बट व्हाट हैपेंस देन, जब किसी वजह से भी मार्केट में डिप आए, वो ऑर्डर्स हो गए, तो अब वो पैसा नहीं आ रहा, अब आप खर्चा बढ़ा के बैठ गए, आपने चीज़ें कर ली, गाड़ी भी खरीदी, सब कर लिया, अब आप फंस गए। वहाँ से फिर आपका क्राइसिस शुरू हो जाता है और मोस्ट कंपनीज आर नॉट एबल टू कम बैक आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आपने टोटल कंट्रोल रखा हुआ है अपनी कॉस्ट पे, डिप आ भी गया तो आप सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आपको थोड़े पैसों में जीने की आदत पड़ गई है। ठीक है, अपने आप का मतलब 5 साल हमने देने हैं, 5 साल आपने टफ वाले देने, जहाँ पर आपने डजंट मैटर कि कितनी वो आ रही है रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को इन्वेस्ट करना है टू इम्प्रूव द प्रोसेसेस, नॉट द ऑफिस, इम्प्रूव योर वर्किंग, इम्प्रूव द पीपल्स क्वालिटी, बट नॉट द कार्स। गाड़ियां या मोबाइल फोन या एक घर फौरन खरीद लेना, वो आपने नहीं करना। ठीक है, सही। आपने वो इन्वेस्ट बैक करना है अपने बिजनेस की क्वालिटी में, लोगों में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो 5 साल में वो लोग आपके लॉयल हो जाएंगे, कमिट कर देंगे, बाय देन आप स्टेबल हो जाएंगे। डिप आएगा भी तो आप एबल होंगे उसको, क्योंकि लोग आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी इतनी केयर की। सो दिस इज फ्यू थिंग्स जो आपको मैसेज देना है। बहुत ये अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि मुश्किल सवाल तो नहीं है? नहीं, बहुत आसान है। 2030 में नेटसोल का विजन क्या है? इंशाल्लाह ताला नेटसोल एक बड़ी कंपनी होगी, और बड़ी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो डिसीजंस हम आज ले रहे हैं वो इफेक्टिव हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई बिलीव कि नेटसोल भी ग्लोब पाकिस्तान को और आगे लेके जाएगी, एंड इंशाल्लाह ताला वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट 6 years ऑफ, बड़ा पीरियड नहीं है, 6 साल बड़े नहीं है, लेकिन हमारी जो नज़र आ रहा है, जो चीज़ें हमने पिछले सालों में की है वो अब इफेक्टिव हो रही हैं, वो हमें रिजल्ट दे रही है। तो इंशाल्लाह ताला नेटसोल बी आइकॉन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम दुनिया में और बड़ा करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ। और ये वो बातें हैं, ऐसा माइंडसेट, बल्कि ऐसा माइंडसेट अगर हमारी यूथ अभी अपना ले तो आगे जाके मुझे लगता है कितने भी नेटसोल बन सकते हैं, ऐसे ही बन सकते हैं, बिल्कुल। और देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो लोग मेरी बुक्स पढ़ेंगे वो देखेंगे कि ये पॉसिबल है। मैंने सेकंड बुक का मेरा नाम पता आपको क्या है? सब मुमकिन है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। तो ये मकसद सिर्फ ये लफ्ज लोगों के जहन में डाल रहा हूँ, यार अगर हम चाहें तो सब मुमकिन है। अपने बिलीव कर लीजिए, और फिर मैंने आपको हिंट्स दिए, वो यूज कीजिए। जबरदस्त, ये बिलीव सिस्टम हमें बनाने की जरूरत है, और मैं भी बल्कि फॉलो करूंगी, मुझे भी मजा आया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं और इसी तरह के बहुत अच्छे लीडर से आपको मिलवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।